व्यूअर्स, मी आवाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि दुबई रियल एस्टेट के हवाले से आपकी जो भी क्यूरीज हो वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि मॉर्गेज स्पेशलिस्ट हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं स्पेशली फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ लोग दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आउटसाइड द दुबई मौजूद है और वो चाहते हैं कि कैसे वो इजी प्लान्स के ऊपर दुबई के अंदर घर बना सकें, या जो सैलरीड पर्सन है उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो सैलरी की बजाय कोई अपनी जगह जो है वो दुबई में बना लें। तो आज बहुत सारी जो क्यूरीज हमारे पास आप लोगों की आती रहती थी, कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर आपकी सारी क्यूरीज को हम एड्रेस कर सकें। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और हम कोशिश करेंगे वो तमाम तर चीजें, वो तमाम तर इंसाइट, वो तमाम तर जो मॉर्गेज के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपके साथ रखें ताकि आपके लिए दुबई में घर बनाना आसान हो सके। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया आवाज भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें आज बुलाया यहाँ पे और आपके व्यूअर्स को हम मॉर्गेज के बारे में आज थोड़ा ट्रेनिंग दें। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा कि आप की इस वक्त क्या एक्सपर्टीज है मॉर्गेज के अंदर। तो मैं अर्बन मनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं हेड ऑफ मॉर्गेज हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बैंकिंग का है। सिमिलरली हमारे पास जो हमारी कंपनी में एडवाइजर्स हैं, हमारे पास वो सारे बैंकर्स हैं जो हमारे एम्प्लॉय हैं जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है बैंकिंग का। तो मेरे पास पर्सनली अराउंड 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। दुबई में मैं ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से हूँ और हमारी कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 7 साल से मॉर्गेज कर रही है यूएई में। इसके अलावा हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी मॉर्गेज का काम करते हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं, लोग पूछना चाहते हैं कि दुबई के अंदर हम मॉर्गेजेस लेना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे बेनिफिशियल है अगर एक बंदा दुबई के अंदर घर लेना चाहता है तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या हर बंदे को मॉर्गेज मिल सकता है? तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। जी, सो मॉर्गेज अच्छी बात यह है कि यूएई बैंक्स जो है वो मॉर्गेज रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों के लिए करते हैं। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अगर यूएई में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी आसान है। लेकिन जो लोग यहाँ नहीं रह रहे, इंडिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, किसी भी और कंट्री में रह रहे हैं, उनके लिए भी यूएई बैंक्स मॉर्गेज करते हैं। अच्छा, इसमें आपका जो कहना है कि जो रह रहे हैं, इट मींस जो एमिरेट्स आईडी होल्डर जी उनके लिए ये चीज। सो जो रह रहे हैं उसमें 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक आती है जो लोकल इमराती हैं, जो यहाँ के नेशनल्स हैं, वो तो उनके लिए तो काफी ज्यादा आसान है। प्लस जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो एमिरेट्स आईडी होल्डर हैं, जिनको हम रेजिडेंट्स बुलाते हैं, तो उनके लिए भी काफी आसान है। अब ये 2 प्रोफाइल होगी। इसके अलावा कोई भी सैलरीड प्रोफाइल जो सैलरी पे है या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड जो यहाँ बिजनेस चला रहा है, दोनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद डिफरेंट बैंक्स। अच्छा, इसमें क्राइटेरिया बताएं क्योंकि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन रेजिडेंट का क्राइटेरिया, यानी कि जिसके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, वो इंडिया में है, पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए कहीं भी बैठा है, और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो 2 तरह के क्राइटेरिया हैं। तो चाहे पहले हम नॉन रेजिडेंट्स की बात करें तो नॉन रेजिडेंट्स में मेनली 2 प्रोफाइल्स हो सकती हैं कि नॉन रेजिडेंट सैलरी जो अपने कंट्री में सैलरी पे काम कर रहे हैं, और नॉन रेजिडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड। तो दोनों का पेपर वर्क अलग होता है। क्राइटेरिया यह है कि कोई भी क्लाइंट जो नॉन रेजिडेंट है उसको बैंक 50 to 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू फाइनेंस करता है। तो सैलरी में यानी कि 50 to 60% मींस कि 1 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो 6 लाख जो है बैंक मैक्सिमम फाइनेंस करता है। तो डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट पॉलिसी है। तो मैक्सिमम 50% होता है, बट कुछ बैंक हैं जो 60% तक भी फाइनेंस कर सकते हैं प्रॉपर्टी। सही। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी करंट एज कितनी है। सो मैक्सिमम जो है 65 इयर्स तक की एज लिमिट है लोन्स की। सो अगर मेरी करंट एज आज की डेट में 40 इयर्स है तो मैं 25 इयर्स के लिए एलिजिबल हूँ।
अगर मैं 45 ईयर्स का हूँ तो मैं 20 ईयर्स के लिए एलिजिबल हूँ। सो मैक्सिमम 25 ईयर्स जो है लोन टेन्योर है। और इसमें इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जनरल इंटरेस्ट रेट? तो मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को कि दुबई के जो बैंक्स हैं उनका मैं ये समझता हूँ कि हैव द लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्री में, मतलब वर्ल्ड में लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक वो दुबई है। स्टार्टिंग होती है 3.9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से और मैक्सिमम ये तकरीबन 6.5-7% तक जा सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो सैलरीड लोग जो होते हैं उनको थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक फाइनेंस करता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है, बट ये एक ब्रैकेट है 3.9 टू मैक्सिमम 7%। ओके, इसके अलावा ये जो अभी क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट की, तो नॉन रेजिडेंट को क्या फिजिकली आना पड़ेगा दुबई के लिए ये सारे प्रोसेस के लिए? इस प्रोसेस का टाइम कितना लगेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तो पहली बात तो ये है कि नॉन रेजिडेंट्स को फिलहाल जो इनिशियल प्रोसेस है उसे कराने के लिए यहाँ पे नहीं आना है। मैं आपको थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। सो प्रोसेस ये होता है कि जब हम बैंक में केस फाइल करते हैं तो पहले प्री अप्रूवल होता है, प्री अप्रूवल के बाद प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन के बाद अगर सब कुछ सही है तो हम फिर फाइनल ऑफर लेटर करते हैं। तो फाइनल ऑफर लेटर साइन करने के टाइम पे आपके क्लाइंट को यहाँ पे यूएई में होना जरूरी है। इससे पहले का जो प्रोसेस है वो रिमोटली भी किया जा सकता है। और इसमें टाइम कितना लगता है? क्योंकि हमने तो ये सुना है कि, और हमारे क्लाइंट्स का भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि दुबई के अंदर बहुत स्पीडली सारा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं अगर टाइम की बात करूं तो इसमें बिकॉज डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि बायर इन्वॉल्व होता है, एजेंट इन्वॉल्व होता है, बैंक इन्वॉल्व होता है। अगर तीनों पार्टी अपना अपना काम टाइम से कर रही हैं तो मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस हो सकता है। बट अगर हमने कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो हमने 10 से 15 दिन में भी किए हैं, बट वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट ने प्रॉपर्टी सिलेक्ट करी हुई है, all of that. So maximum it is 1 month, 1 महीने का प्रोसेस है। जल्दी कराना चाहें तो 15 दिन में भी हो सकता है। सही। अच्छा, इसमें कुछ कंट्रीज का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर कोई यूएस नेशनलिटी होल्डर है या यूके नेशनलिटी होल्डर है उसको जल्दी मिल जाता है, सबके लिए क्राइटेरिया सेम है? जी, सबके लिए क्राइटेरिया सेम है, तो नेशनलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सबके लिए सेम प्रोसेस है। अच्छा, अब इसमें एक हमारा पॉइंट रह गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, यूके, कनाडा कहीं भी है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में कोई पैसे ही नहीं है, क्या आप उसे भी मॉर्गेज दिलवा देंगे? तो जैसे मैं बात कर रहा था, बैंक दो ही तरह की प्रोफाइल्स को फाइनेंस करता है, एक सैलरीड होता है, दूसरा सेल्फ। बट उसकी कोई वो लिमिट होगी? तो अगर जो सैलरीड है वो उसकी मिनिमम सैलरी यहाँ यूएई करेंसी के हिसाब से 15,000 दिरहम होनी चाहिए, 15,000 दिरहम। सेल्फ एम्प्लॉयड में एवरेज बैलेंस जो आपकी कंपनी का या आपकी पर्सनल स्टेटमेंट का होता है वो तकरीबन 25,000 दिरहम के आसपास होना चाहिए। अच्छा, ये बैलेंस जो है ये उनके अकाउंट स्टेटमेंट में शो होना चाहिए या लास्ट 6 मंथ और उसका कोई टैली होगा? सो नॉन रेजिडेंट के केस में जो हम बेसिकली डॉक्यूमेंट चेक करते हैं उसमें हम क्लाइंट से लास्ट 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मंगाते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि डेबिट क्रेडिट या डीएन बैलेंस जो है वो तकरीबन 25,000 से ऊपर होना चाहिए। तो अब मान के चलिए किसी का 25,000 से नीचे है तो वो एलिजिबिलिटी में नहीं आएंगे। 25,000 से ऊपर जिसका बैलेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का डीएन बैलेंस 25,000 एवरेज चल रहा है सो वो यहाँ पे तकरीबन 1.1 मिलियन टाइप की प्रॉपर्टी ले सकता है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा हो सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं जो रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट का क्राइटेरिया सेम है या उधर ज्यादा मिल सकता है? मॉर्गेज की जो रेशियो है वो 80% तक है? जी, सो मॉर्गेज की जो रेशियो मैंने आपको बताया पहले कि नॉन रेजिडेंट के केस में 50 to 60 मैक्सिमम प्रॉपर्टी मिलता है, ऑफ वैल्यू मिलता है। रेजिडेंट के केस में 80% एलटीवी, हम इसको लोन टू वैल्यू बुलाते हैं, सो 80% लोन टू वैल्यू है। अगर कोई लोकल इमराती है जो लोन लेना चाहते हैं उनके लिए 85%। जी, तो 80% मैक्सिमम, इसका मतलब ये कि 20% डाउन पेमेंट का पैसा आपके पास होना चाहिए, 80% बैंक। यानी हम 1 मिलियन को कंसीडर करें तो सिर्फ 2 लाख दिरहम होना चाहिए, रेस्ट 8 लाख जो है वो आप दे सकते हैं और 65 इयर्स तक वही 25 इयर्स तक। ओके।
और इसमें जो क्राइटेरिया है सैलरी का और बैंक स्टेटमेंट का वो सेम रहेगा? जी, सो सैलरी का क्राइटेरिया 15,000 है मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट। यूएई में अगर कोई काम कर रहा है तो 15,000 है। कुछ बैंक्स हैं हमारे पास ऑप्शन में, बिकॉज हम मल्टीपल बैंक्स का काम करते हैं, जो मिनिमम क्राइटेरिया जिनका 10,000 दिरहम्स का भी है, बट ओवरऑल 15,000 लगभग सारे ही बैंक का क्राइटेरिया है 15,000। अच्छा, कोई क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो, क्योंकि लोगों को ये आइडिया नहीं होता, बहुत सारे हम भी ऐसे एक्सपीरियंसेस देखते हैं कि लोग पहले प्रॉपर्टी पसंद करते हैं, उसके बाद जब उनको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो उसके बाद बैंक के पास चले जाते हैं, और बैंक से जैसे कि आपने बताया कि 15-20 दिन तो इजीली लग जाएंगे, तब तक वो प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती है। तो आप क्या कहते हैं कि सही वे क्या है कि पहले मॉर्गेज कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, क्या ऐसा हमें कोई अप्रूवल मिल जाए और उसके बाद प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? तो इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, और हमारे व्यूअर्स को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि आप प्रॉपर्टी सर्च शुरू करें, आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप एक मॉर्गेज कंसल्टेंट से बात करें। मॉर्गेज कंसल्टेंट से बात करके वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, और एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपके पास प्री अप्रूवल का होना जरूरी है। जब आपके पास एक बैंक से प्री अप्रूवल लेटर इश्यू होता है तो उससे बायर्स का क्या फायदा है कि उनको ये पता है कि मुझे कितने तक वैल्यू की प्रॉपर्टी मार्केट में देखनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब आपके पास एक प्री अप्रूवल लेटर होता है तो आप सेलर के साथ एक बेटर पोजीशन में होते हो नेगोशिएट करने के, बिकॉज सेलर को पता है कि इसके पास प्री अप्रूवल है। सो मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली पहले प्री अप्रूवल का होना जरूरी है। प्री अप्रूवल होने के बाद, बिकॉज जो प्री अप्रूवल आपको बैंक देता है वो एक तरह से डॉक्यूमेंट है कि बैंक आपको इतने तक का फाइनेंस कर सकता है, बेसिस दैट आप अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्शन शुरू कर सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को। अच्छा, हमने अभी डिस्कस किया है कि सैलरीड पर्सन बिल्कुल ले सकता है या नॉन रेजिडेंट। अगर हम ये देखें इन्वेस्टर है, प्योरली वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई में प्रॉपर्टी ले रहा है, मींस कि वो प्रॉपर्टी खरीदे और उसके बाद उसने उससे रेंटल हासिल कर रहा है। व्हाट यू थिंक कि अगर वो मॉर्गेज की ऑप्शन में जाता है तो क्या उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा? मैं कहूँगा कि हाँ जी। तो हमारे पास कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, पहले चाहे वो उन्होंने प्रॉपर्टी कैश पे बाय की होगी, तो यहाँ पे यूएई में ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी भाषा में हम बोले तो जैसे कि टॉपअप बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे इक्विटी बुलाते हैं। तो इक्विटी का मतलब ये है कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, अब जब आपने वो प्रॉपर्टी ली थी उसकी कीमत उस टाइम पे मान लीजिए 10 लाख थी, 1 मिलियन थी, आज की डेट में वो प्रॉपर्टी 1.5 मिलियन की होगी या 15 लाख पे। तो आज आप बैंक से उसके ऊपर 15 लाख के ऊपर फाइनेंस ले सकते हैं, जो कि बैंक उस पे 80% फाइनेंस करेगा। वो पैसे को आप मल्टीपल और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक प्रॉपर्टी से मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, जो कि एक्चुअली में एक इन्वेस्टर का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ऑलरेडी जो जिन क्लाइंट्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं वो उन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट भी पेमेंट लेके उनको कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे उनको एक अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन मिले या आरओआई मिले। लेकिन अगर हम वैसे भी एक एंड यूजर या एक फर्स्ट इन्वेस्टर जो दुबई में आ रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 8% तक तो यहाँ पे आरओआई इजीली मिल जाता है। और फॉर एयरबीएनबी मॉडल, अगर आपकी प्रॉपर्टी कहीं मरीना में है, डाउनटाउन में है, तो व्हाट आई फील या हम प्रॉपर्टीज बहुत सारी मैनेज करते हैं इसमें हम 12 to 15% भी आरओआई जनरेट कर लेते हैं अगर वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, प्राइम लोकेशन पे। तो उस हिसाब से आप जो हमें इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट 5 to 6% मैक्सिमम कह रहे हैं, 5%, 4%, 6% मैक्सिमम। तो इट मींस कि अगर एक इन्वेस्टर मॉर्गेज पे भी प्रॉपर्टी ले रहा है और उसे रेंट आउट भी कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी भी बन रही है और कुछ ना कुछ वो अर्न भी कर रहा है। सो ऑन एन एवरेज, जैसे आपने कहा कि कोई अगर शॉर्ट टर्म रेंटल पे अपनी प्रॉपर्टी चलाता है तो उनका आरओआई ज्यादा होता है। इवन लॉन्ग टर्म पे मैं मान के चलता हूँ कि 8% टाइप का आरओआई तो मिल ही रहा है। तो अगर इस मैथ्स के हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो जो अगर आप फाइनेंस ले रहे हैं और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, आपका रेंटल उससे ज्यादा ही होगा।
तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक तो प्रॉपर्टी बना पा रहे हैं, प्लस वो अपनी इंस्टॉलमेंट दे पा रहे हैं उस रेंटल से, और कुछ पैसे बचा भी पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर वो पैसे ना भी बचाएं फिर भी इट्स एन अचीवमेंट कि आपने कुछ लगाया नहीं और आपकी प्रॉपर्टी बन रही है जो कि कल को एप्रिशिएट भी करेगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, अभी हम सारी फायदे की बातें कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा इस लिहाज से देखें कि 5% जी जो है वो इंटरेस्ट रेट है ईयरली बेसिस के ऊपर, तो एक बंदा अगर 5 इयर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदता है तो इट मींस कि उसको 25% जो है वो एक्चुअल प्राइस से ऊपर देना पड़ रहा है ऑलमोस्ट। सर इसमें रिड्यूसिंग कैलकुलेशन होती है। तो जैसे जो आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बचा है, आप हर महीने आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, आपका अमाउंट घट रहा है, तो इसको हम रिड्यूसिंग रेट बोलते हैं। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूसिंग रेट पे लगता है, तो इस पे इतना ऑफ कोर्स। या वैसे भी देखें, अगर हम एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट देखें तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी 10 to 15% तो एप्रिशिएट ईयरली बेसिस पे कर रही है। तो अगर प्रॉपर्टी 5 सालों में 30 to 40% भी अप्रिशिएट कर रही है और इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज 25% भी है, तो तब भी मेरे ख्याल ये घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा नहीं है। और यहाँ पे यूएई बैंक से एक अच्छी बात ये भी है कि अगर मान लीजिए हमारे क्लाइंट्स 25 साल का लोन लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको वो लोन 25 साल तक चलाना है। आपके पास बीच में लम सम पेमेंट देने का ऑप्शन होता है, जिससे आप अपना टेन्योर कम कर सकते हैं। तो हमारे पास मेजरली जो क्लाइंट्स होते हैं वो लॉन्गर टेन्योर के लोन्स लेते हैं, और हर साल यहाँ पे जो बैंक है लमसम पेमेंट देने का ऑप्शन देता है जो फ्री ऑफ चार्ज होती है। अच्छा, ऑफ प्लान को आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ प्लान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑफ प्लान खरीदें एंड इट्स एन इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट, और आप एक जो ऑप्शन हमें दे रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो व्हाट यू थिंक, हम ऑफ प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट करने जाएं या एक बंदा मॉर्गेज लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कौन सी बेहतर है? तो ये दोनों बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो मॉर्गेज है वो टिपिकली एक एंड यूजर लेता है, क्योंकि वो रेडी प्रॉपर्टी के वो रेडी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जो यूएई में बैंक्स हैं वो मेजरली रेडी प्रॉपर्टी ही फाइनेंस करते हैं। बहुत ही कम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ऑफ प्लान में फाइनेंस होती है। ऑफ प्लान में आप फाइनेंस तब करा सकते हो जब आपका प्रोजेक्ट रेडी टू हैंड ओवर है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो इनिशियली आपको जेब से पैसा लगाना है। तो आप 20% डाउन पेमेंट करके यूनिट बुक कराते हैं, फिर वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होता है। जब 30% कंस्ट्रक्शन होगी, पेमेंट प्लान जिसको हम बोलते हैं, तो जो आप पेमेंट प्लान पे प्रॉपर्टी ऑफ प्लान खरीद रहे हो वो टेक्निकली वो आपकी जेब से पैसा जा रहा है। तो अगर आपके पास उतनी लिक्विडिटी है तो ऑफ प्लान में ज्यादा बेहतर है। अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आपको सेकेंडरी और एंड यूजर टाइप मॉडल में जाना बेहतर है। अच्छा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक बंदा ठीक है मॉर्गेज पे खरीद लेता है प्रॉपर्टी, लेकिन वो उसे फुलफिल नहीं कर पाता, जिस तरह कोई ऐसे हालात ऐसे हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है, तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ सकते हैं इंसान को? तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में ऐसा होता है कि जब भी कोई क्लाइंट प्रॉपर्टी लेता है तो वो बेसिकली बैंक के पास मॉर्गेज रहती है प्रॉपर्टी, यानी बैंक के नाम पे होती है। बैंक के नाम वो होती है, आपके नाम पे है, बट एक तरह से वो जो आपकी टाइटल डीड या रजिस्ट्री हम जिसे बुलाते हैं उसके ऊपर लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी XYZ इस बैंक के पास मॉर्गेज है। नाउ अब इसमें दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो है कि जब कोई विलफुली डिफॉल्ट करता है, सो विलफुली डिफॉल्ट है कि मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मैं जानबूझ के अब अपनी इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देता हूँ। तो विलफुल केसेस में क्या होता है कि बैंक आपको रिमाइंडर्स देगा कि आपकी पेमेंट नहीं आएगी टाइम से, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर। उसके बाद आपका लीगल बैटल शुरू होता है, और टेक्निकली लीगल बैटल में ये होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो बैंक नीलाम कर देता है, उससे अपना रिकवर कर लेता है पैसा। दूसरा केस है जो पेड अमाउंट होती है वो मिलती है या नहीं मिलती? नहीं, वो नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें तो डेफिनेटली बैंक अपना जो भी पैसा है वो आपकी प्रॉपर्टी बेच के रिकवर करेगा। अब दूसरा है जहाँ पे अनविलफुली बंदे ने सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, जैसे अभी हाल ही में कोविड आया था, अब बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, अब वो टाइम से पेमेंट कर रहे थे लेकिन किसी की नौकरी गई, अब वो पेमेंट टाइम से नहीं हो पा रही। उस केस में अगर हम बैंक को इंटीमेट करते हैं वेल इन एडवांस, तो उस केस में बैंक हम बच सकते हैं लीगल प्रोसेस से। बैंक आपको एक पीरियड देगा कि चलो ठीक है, आप नेक्स्ट 6 मंथ्स तक नहीं दे सकते हो, तो 6 मंथ्स के बाद वो आपका पेमेंट इनिशिएट करेगा। अच्छा, मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी बेची जा सकती है? जी बिल्कुल।
सो मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। इसी तरह से जब हम जैसे किसी का कार लोन चल रहा है और वो गाड़ी बेचना चाहता है, तो पहले क्या होता है, सेम लॉजिक प्रॉपर्टी में भी होता है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने उसके ऊपर लोन लिया हुआ है, अब आप वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सो टेक्निकली पहले मुझे अपना लोन चुकाना पड़ेगा, तब मैं वो प्रॉपर्टी बेच वो आप सकता हूं। बोरो कर सकते हैं, उस तरह का एग्रीमेंट हो सकता नहीं, है। इसमें अच्छी बात यह है कि जो मेरा बायर है, जैसे कि इस केस में एग्जांपल के तौर पे आप हैं, हाँ, मैं तो आपसे अगर आप भी मेरी प्रॉपर्टी लोन पे लेना चाह रहे हैं, आप मॉर्गेज अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका बैंक है वो पहले मेरी मॉर्गेज को बाय आउट करेगा, इसको हम बाय आउट बुलाते हैं। तो जो मेरी लायबिलिटी है मेरे बैंक से, वो आपका बैंक पहले वो बाय आउट करेगा, और जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो मुझे मिलेगा। हाँ, फिर तो मेरे ख्याल से कोई इतना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को परवाह करने की जरूरत कुछ नहीं है। नहीं। इन केस तो वो तो अपना डेफिनेटली नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल। और वो तो ऐसे ही है कि आप प्रॉपर्टी अपनी बेच सकते हैं। दिस इज अ गुड पॉइंट। गुड पॉइंट ये भी है इसमें कि अगर मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी जेब से पहले अपनी लायबिलिटी या अपना लोन क्लोज नहीं करना है। जो मुझसे प्रॉपर्टी खरीद रही है पार्टी, वो अगर कैश पे ले रहे हैं तो वो मुझे कैश देंगे, लाइक डाउन पेमेंट, उससे मैं अपनी लायबिलिटी क्लोज करूंगा, बाकी बचा हुआ पैसा मुझे मिलेगा। तो सिमिलरली अगर लोन पे है तो मेरा बैंक पहले लायबिलिटी बाय आउट करेगा, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो चलेगा। सही। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंट क्लासेस को, लाइक एक एंड यूजर है, एक इन्वेस्टर है, एक सैलरीड पर्सन है। अगर हम रियल एस्टेट डेवलपर्स की बात करें तो उनके लिए आपके पास क्या ऑप्शन होती है? अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं, नए डेवलपर्स भी आ रहे हैं, तो उनको किस तरह की फाइनेंसिंग की ऑप्शन मिल सकती है? सो टिपिकली जो हमारा काम है वो है रेजिडेंशियल फाइनेंसिंग करने का। तो जो डेवलपर्स फाइनेंसिंग होती है, ये बेसिकली बिजनेस फाइनेंसिंग के अंडर आती है। सो हम अभी के टाइम पे बिजनेस फाइनेंसिंग नहीं कर रहे, बट यहाँ पे बैंक्स हैं जो बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या बनाना चाहते हैं। सिमिलरली तो बेसिकली वो सब बिजनेस फाइनेंसिंग के अंडर आता है, वो बिल्कुल अलग है रेजिडेंशियल फाइनेंसिंग। बट मैं ये और कहना चाहूंगा कि अगर कोई इंडिविजुअल खुद की जमीन लेके, खुद का प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो वो किया जा सकता है। उसमें प्लॉट का 50% और कंस्ट्रक्शन का 50% फाइनेंस किया जा सकता है बैंक से। सही। इंडिविजुअल के केस में, डेवलपर के केस में। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि मॉर्गेज, क्योंकि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते होंगे, हम भी मार्केट में ऐसे लोग देखते हैं कि जिनके पास पैसा तो मौजूद होता है, लेकिन वो स्टिल मॉर्गेज की ऑप्शन की तरफ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि उसकी क्या बेसिक रीजन हो सकती है? सर, उसके बेसिक रीजन ये होते हैं कि कोई भी बंदा जिसके पास अपने पैसे हैं, वो अपनी लिक्विडिटी यूज नहीं करना चाहता, तो वो कुछ पैसा अपने पास रखना चाहता है जिससे कि वो किसी और चीज में इन्वेस्ट कर सके। और बिकॉज यहाँ पे ब्याज बहुत कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, तो जो बिजनेसमैन है वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचेगा। वो कहेगा कि यार 50% में अपना पैसा डाल देता हूँ, 50% मैं बैंक से ले लेता हूँ, और जो मैं अपना पैसा बचा रहा हूँ उसको शायद मैं किसी और काम में लगा सकूँ, वहां से मेरे को ज्यादा हायर रेट ऑफ रिटर्न्स मिले। सो एक तो ये है। दूसरा ये है कि प्रोसेस बहुत ईजी है। सो अब जैसे हमारी कंट्री में, मैं इंडिया से हूँ, तो वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा टफर है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। बट यहाँ पे बिकॉज प्रोसेस फास्ट है, सब कुछ फास्ट है, तो एंड दूसरी बात है कि यहाँ पे मॉर्गेज कंसल्टेंट्स हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, तो वो ज़्यादा बर्डन आपका ले लेते हैं। और वैसे भी देखें, टेक्निकली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो दुबई में एक तो टैक्स फ्री है, सेकंड हाई रेंटल रिटर्न्स हैं, और फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा होने की बजाय कम है। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो विन विन सिचुएशन है, एंड यूजर के लिए विन विन सिचुएशन है, एज कंपेयर टू, आई थिंक नॉट ओनली फ्रॉम, अगर हम कंपेयर करें इंडिया पाकिस्तान बल्कि कहीं से भी अगर हम कंपेयर कहीं से भी। तो जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि मुझे ये लगता है कि मतलब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ यूएई में लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कोई भी इन्वेस्टर, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कोई भी नेशनैलिटी यूएई में अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है तो बैंक उसको फाइनेंस करेगा। तो अगर आपका 50% भी फाइनेंस हो रहा है तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कि आपको सिर्फ 50% अपने पैसे से डालना है, 50% आपको बैंक फाइनेंस कर रहा है। टेन्योर आपको कितने साल के लिए लोन चाहिए, आपको क्या ईएमआई मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए, वो डिसाइड की जा सकती है। तो वो आप अपनी इनकम के हिसाब से
कर सकते हो। वैसे ज्यादातर अब तक जो आपसे मॉर्गेज करवा रहे हैं कितने इयर्स के लिए लोग ये मोस्टली करवाते हैं? डिपेंड करता है। तो जो यंगर जनरेशन है, यंगर लाइक लेट्स से कि 40 इयर्स से बिलो जो लोग हैं वो फुल कंज्यूम करते हैं 25 इयर्स। नाउ वो फुल कंज्यूम क्यों करते हैं? बिकॉज जब वो 25 इयर्स के लिए लेंगे तो उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो उनका मंथली बर्डन है वो कम आ रहा है। नाउ जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरी पे करने की कैपेसिटी ज़्यादा है तो मैं एक लमसम पेमेंट हर साल के एंड में बैंक को कर सकता हूँ। जब मैं वो लमसम करूंगा तो मेरा टेन्योर ऑटोमेटिकली कम होता है। अच्छा, इसमें एक क्यूरी आ रही है कि एक यंगस्टर है 25 इयर्स के लिए वो आपसे मॉर्गेज अपना करवा रहे हैं जी। तो क्या 25 इयर्स तक जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या सेम रहेगा? एक तो पहला मेरा ये क्वेश्चन है। सेकंड चीज ये है कि वो अगर लमसम आपको पे कर देता है जी तो क्या उसका इंटरेस्ट रेट कोई रिड्यूस होता है? तो इसमें पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो यूएई के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो 25 साल के लिए फिक्स नहीं रहते हैं। तो यहाँ के जो बैंक्स हैं वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए अपना रेट फिक्स करा सकते हो। 5 साल के बाद वो वेरिएबल पे चला जाएगा जो भी उस टाइम सर्कमस्टांसेस के ऊपर। जी, आईबॉर कहते हैं, इट्स लिंक टू जो यहाँ के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आईबॉर से लिंक्ड होते हैं। जैसे तो वो जो से फ्लक्चुएट होता है, अगर वो ऊपर जाता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाएगा। बट शुरू में आप उसको 5 साल तक के लिए लॉक करा सकते हो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके बाद के भी ऑप्शन है। लेट्स से 5 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका बहुत सिग्निफिकेंटली अगर इंक्रीज होता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना लोन जो है किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा सकते हो जो आपको फिर से 3 या 4 या 5 साल के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो बेसिकली रीफाइनेंसिंग करा सकते हैं, वो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहती है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि अगर मैं लमसम अमाउंट पे करता हूँ तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि मैंने आपको बताया जब मैं लमसम अमाउंट पे करता हूँ तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो घटता है, ठीक है। तो अब जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लोअर अमाउंट पे लग रहा है। और मेरे पास 2 ऑप्शन है। जब भी मैं लमसम पेमेंट बैंक को करता हूँ तो बैंक मुझे 2 ऑप्शन देता है कि क्या आपको अपना लोन का टेन्योर कम कराना है या मंथली इंस्टॉलमेंट कम कराना है। तो जो भी मैं चाहूँ वो मैं करा सकता हूँ। अच्छा, इसमें जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट वो प्रॉपर्टी की फुल प्राइस पे कर रहे हैं या जो हमने बैंक से मॉर्गेज करवाई है? जो बैंक से मॉर्गेज करवाई। अच्छा, यानी कि अगर हमने 50% बैंक से लिया है तो जस्ट 50% के ऊपर हमें इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। तो ये तो एक बड़ी अच्छी डील है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है क्योंकि लोग मोस्टली जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं वो तो समझते हैं लेकिन नए लोग असल प्राइस वैल्यू के साथ कर रहे होते हैं। बल्कि इनफैक्ट असल प्राइस वैल्यू पे आपको जो अप्रिसिएशन मिलती है उसके ऊपर आप इक्विटी अप्लाई कर सकते हो। आपने आज एक प्रॉपर्टी 1 मिलियन की ली, उसमें आपने 5 लाख अपने डाले, 5 लाख अपने बैंक से फाइनेंस कराए। आज से 3 साल के बाद जब वो प्रॉपर्टी मान के चलिए 15 लाख की हो जाएगी तो आप उसको रीफाइनेंस करा सकते हैं 15 लाख। अच्छा, इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है? आप जो आपने हमें क्राइटेरिया बताया है नॉन रेजिडेंट का या रेजिडेंट का, जो हमने स्टार्टिंग में बात की, एक बंदे को प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है 500 मिलियन की, तो क्या आप 500 मिलियन पे भी मॉर्गेज 50% देते हैं? वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। बट जो अभी तक बैंक की मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है रेजिडेंशियल में वो अप टू 25 मिलियन तक के आप लोन कर सकते हैं रेजिडेंशियल में। इससे ऊपर के जो लोन होते हैं फिर वो ऐसा नहीं है कि 500 मिलियन का लोन नहीं होता है, 500 मिलियन का भी लोन होता है। वो बिजनेस बैंकिंग के अंडर आता है, कमर्शियल बैंकिंग के अंडर आता है। उनके फिर डायनामिक्स भी फर्क होंगे। अब मान लीजिए कि कोई क्लाइंट है जिसको पूरी बिल्डिंग ही खरीदनी है, तो वो बिजनेस बैंकिंग या कमर्शियल बैंकिंग में आता है। बट सो लिमिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अप टू 25। ओके, सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपकी जितनी क्यूरीज थी हमने कोशिश की कि मॉर्गेज के हवाले से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस हो सके। इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्यूरी हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। हमारा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और अगर आप दुबई के अंदर इजी टर्म्स के ऊपर मॉर्गेज भी हासिल करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।